आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बीकॉम पार्ट 2 स्टूडेंट्स, बेटा हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग में मटेरियल कॉस्टिंग का चैप्टर चल रहा था, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, और फ़िलहाल हम पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम पढ़ रहे थे। आज हम इसका मज़ीद एक सवाल करते हैं, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है और पेज नंबर 41 पे। शान स्पाइसेस हैड नीदर बिगिनिंग यूनिट्स इन प्रोसेस नॉर फिनिश यूनिट्स ऑन हैंड ऑन जुलाई 1, 2015। यानी ना तो इनके पास वर्क इन प्रोसेस की कोई बिगिनिंग इन्वेंट्री है, ना ही फिनिश गुड्स की बिगिनिंग इन्वेंट्री है। रॉ मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन ये देते हैं आपको कि रॉ मटेरियल की जुलाई 1 की इन्वेंट्री थी 2000 kg 120 के हिसाब से, और फिर उसके बाद जुलाई 5 से लेके जुलाई 29 तक उन्होंने 4 परचेजेस किए हैं, 2200 kg, 1000 kg, 1200 kg एंड 920 kg। तो ये जितने आपको kg नज़र आ रहे हैं यानी क्वांटिटी, सबको जमा कर लीजिए तो ये कितने बनते हैं 7320। देखिए ये आंसर है। सात 7320 टोटल क्वांटिटी है 7320 kg। और इसके बाद आपको दूसरे कॉलम में इनके पर यूनिट प्राइस नज़र आ रहे हैं। अगर आप इसको मल्टीप्लाई भी कर लेंगे तो आपके पास इसका टोटल अमाउंट भी आ जाएगा। वैसे टोटल अमाउंट की ज़रूरत हमें अमूमन वेटेड एवरेज के लिए होती है, इसलिए अगर आप चाहें तो उसको कर लीजिए, नहीं चाहें तो कोई मसला नहीं है। नाउ एट द एंड ऑफ द पीरियड अनयूज रॉ मटीरियल वॉज 3000 kg। कहते हैं कि एट द एंड ऑफ द पीरियड आपका जो बच गया था यानी जो इस्तेमाल नहीं हो सका था मटेरियल, वो था 3000 kg। तो इसका मतलब है ये रॉ मटेरियल की एंडिंग इन्वेंट्री है। कंपनी यूजेस पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम एंड फीफो मेथड। एक ही मेथड है फीफो मेथड और इन्वेंट्री सिस्टम है पीरियोडिक। फिर इसके बाद उन्होंने आपको लेबर कॉस्ट दी हुई है 4 लाख, जिसमें से 50% इनडायरेक्ट लेबर है, और फैक्ट्री ओवरहेड पे मज़ीद आपको उन्होंने कुछ आइटम दिए हुए हैं। कहने को बेटा हम इस चैप्टर में असल में तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन सीख रहे हैं कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन कैसे होती है। जब हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन सीख लेते हैं तो बाकी इसने जितनी भी इंफॉर्मेशन दी हैं वो सारी वो हैं जो आप फर्स्ट चैप्टर में सीख चुके हैं। तो इसलिए बेसिकली इस चैप्टर में जो सीखने वाली चीज़ है वो सिर्फ पीरियोडिक पर परपेचुअल और फीफो और लीफो मेथड से इन्वेंट्री वैल्यूएशन सीखना है। जबकि ये भी आपके लिए कोई नई बात नहीं है क्योंकि ये काम भी आप पार्ट 1 में सीख चुके हैं। तो हम डायरेक्ट रिक्वायरमेंट पे चलते हैं। रिक्वायरमेंट में आपसे कहता है कंप्यूट द फॉलोइंग: कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, टोटल कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट एंड कन्वर्जन कॉस्ट। अब एक बात ध्यान में रखिए, इस चैप्टर के अंदर वो आपसे जो कुछ भी पूछे, इस चैप्टर में वो आपसे जो कुछ भी पूछे, ख़ास तौर पे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड या प्राइम कॉस्ट टाइप की चीज़ें, तो याद रखिए इनमें पहली चीज़ ही रॉ मटेरियल यूज़ आती है। तो जब तक आपके पास बेटा रॉ मटेरियल यूज़ नहीं होगा उस वक्त तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो अगर देखा जाए तो इसने आपसे इन्वेंट्री वैल्यूएशन से मुतालिक कोई बात नहीं पूछी, इसने आपसे इन्वेंट्री वैल्यूएशन से मुतालिक कोई बात नहीं पूछी। जबकि ज़ाहिर है अगर हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें दो में से तो कोई एक चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ेगी, या तो जो मटेरियल यूज़ हो गया उसकी कीमत, जो हम वो बॉटम से टॉप और टॉप से बॉटम करते हैं, या फिर जो मटेरियल बच गया उसकी कीमत। तो सर जब इसने यहाँ पे आपसे कुछ भी नहीं पूछा तो फिर हम कैसे अंदाज़ा लगाएं कि हमें क्या चीज़ पूछनी चाहिए, क्या चीज़ कैलकुलेट करनी चाहिए। तो बेटा चूँकि उसने हमें एट दी एंड मटेरियल के वो यूनिट्स बताएं जो मटेरियल बच गया यानी 3000 kg, तो इससे हमने अंदाज़ा लगाया कि यहाँ पे हमें रॉ मटेरियल की एंडिंग कॉस्ट मालूम करनी चाहिए। तो आइए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। मेसर्स शान स्पाइसेस क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम? कॉस्ट ऑफ एंडिंग रॉ मटेरियल, और ये हम कर रहे हैं किस चीज़ से? बाय फीफो पीरियोडिक। जी
तरीक़ेकार वही है, जाके देखिए फीफो के मुताबिक जो कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री है वो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। फीफो के मुताबिक कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट होती है बॉटम टू टॉप। तो हमें चूँकि 3000 यूनिट्स मार्क करने हैं तो आइए बॉटम से मार्क करते हैं। 920 यूनिट्स पूरे, 1200 यूनिट्स पूरे, तो ये कितने बनते हैं 1200 एंड 920, ये बनते हैं 2120। तो मुझे सिर्फ 880 यूनिट मज़ीद चाहिए, तो मैं मज़ीद ऊपर जाऊंगा तो जुलाई की जो 15 वाली परचेज़ है उसमें से मैं कितने लूँगा 880 यूनिट्स। तो देखिए मेरे पूरे 3000 यूनिट्स हो जाएंगे। अच्छा, मार्किंग हम नीचे से शुरू करते हैं लेकिन फीफो के मुताबिक लिखते ऑर्डर से हैं। तो आ जाइए, सबसे पहले हमारे पास जो यूनिट्स बचे वो जुलाई की 15 वाली परचेज से 880 यूनिट्स बचे और उसका रेट कितना है 110। फिर जुलाई की 25 वाली परचेज से 1200 केजी यूनिट्स बचे, 1200 केजी और इसका रेट है 130। और जुलाई की 29 वाली परचेज पूरी बच गई 920 और इसका रेट है 150। अब आप काउंट कर लीजिए, ये आपके बॉटम से टॉप टोटल 3000 केजी बनता है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका अमाउंट आ जाएगा, दैट इज़ 880 मल्टीप्लाई बाय 110, तो ये आंसर आया 96,800। उसके बाद 1200 मल्टीप्लाई बाय 130, तो ये आंसर आ गया 1,56,000 एंड देन 920 मल्टीप्लाई बाय 150, द आंसर इज़ 1,38,000। और अब आप इसका कर लेंगे टोटल, तो यूनिट्स के अंदर तो ये टोटल बन गया आपका 3000 यूनिट्स और अमाउंट में बन गया ये 3,90,800। अब आपके पास आगे जो कुछ भी वो आपसे पूछ रहा है, अब आपके लिए कुछ भी नया नहीं है। अब आपसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूछे, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पूछे, प्राइम कॉस्ट पूछे, सब कुछ अब आपके लिए नॉर्मल है। तो आइए अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि वो आपसे मज़ीद क्या पूछ रहा है। अब आपको अच्छा एक काम करना पड़ेगा कि चूँकि अब मुझे इसमें कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज़ कैलकुलेट करनी पड़ेगी कंप्यूटेशन के तरीके से। तो ये जो आपको टेबल नज़र आ रहा है, इस टेबल में इसको आप मल्टीप्लाई कर करके लिखते रहिए आगे 2000 मल्टीप्लाई बाय 120, ताकि जो आपके पास अमाउंट आए वो आप वहाँ पे लिख दीजिए, फिर मुझे यहाँ पे पुट करना होगा। तो आइए सबसे पहले हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए होती है हमें, रॉ मटेरियल यूज्ड। अब अगर मैंने यहाँ पे रॉ मटेरियल यूज ही निकाला होता, भाई यहाँ से हम दो चीज़ें निकाल सकते हैं ना, या तो रॉ मटेरियल कंज्यूम या कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंडिंग। अगर मैंने यूज ही निकाला होता तो मैं डायरेक्ट लिख देता, लेकिन चूंकि मैंने यहाँ पे तो निकाला रॉ मटेरियल एंडिंग, तो इसका मतलब है वो जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज है वो कंप्यूटेशन की तरह से खुद मालूम करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे हम रॉ मटेरियल बिगिनिंग। अब इसके लिए आपको वो जो टेबल वाला है उसको मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकालना होगा। तो बिगिनिंग का अमाउंट कितना बनता है 2000 मल्टीप्लाई बाय 120, तो ये बनता है 2,40,000। तो ये लिखा मैंने 2,40,000। फिर आप इसके अंदर ऐड कर देंगे टोटल परचेजेस। अब ये टोटल परचेजेस आपको सारी 1 बाय 1 लिखनी होंगी। जैसे कि पहली परचेज है 2200 मल्टीप्लाई बाय 130 या 2,86,000। फिर इसके बाद 1000 मल्टीप्लाई बाय 110 या 1,10,000।
फिर इसके बाद तीसरी परचेज है 1200 मल्टीप्लाई बाय 130, यह आ गया 1,56,000। और तीसरा है 920 मल्टीप्लाई बाय 150, तो ये आ गया 1,38,000। अब आप इन सबको जमा कर लीजिए। 1,10,000, 156, 138 एंड 2,86,000, तो ये बन गया आपका 6,90,000। ये आप गए और ये जाके लिखा आपने 6,90,000, तो आपके पास आंसर आया कॉस्ट ऑफ मटीरियल अवेलेबल फॉर यूज्ड 240 प्लस 690, ये बन गया 9,30,000। अब आप इसमें से लेस कर दीजिए रॉ मटेरियल एंडिंग, और चूंकि हम ये एक ही मेथड फीफो से कर रहे हैं तो देखिए वो मैंने निकाला हुआ है 3,90,800, तो ये मैंने माइनस कर दिया 3,90,800। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट वो टॉप से बॉटम और बॉटम से टॉप वाले फॉर्मूले से अगर मैं डायरेक्ट रॉ मटेरियल यूज़ ही निकाल लेता तो फिर मुझे ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं डायरेक्ट यही अमाउंट वहाँ पे लिख देता। लेकिन चूंकि मैंने निकाला कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री है और मुझे वहाँ पे रॉ मटेरियल यूज़ चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको कंप्यूटेशन के तरीके से किया, और फिर जब रॉ मटेरियल एंडिंग की ज़रूरत पड़ी तो वो मैंने यहाँ से उठा लिया। तो अब जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, रॉ मटेरियल यूज्ड 9,30,000 माइनस 3,90,800, 5,39,200। सही है जी, ये हमारा पहला आइटम हो गया। अब इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर, और डायरेक्ट लेबर हमारे पास कितनी है 4 लाख। तो ये आपने इसमें नंबर 2 आइटम ऐड कर दिया, डायरेक्ट लेबर 4 लाख। फिर आप इसमें तीसरा आइटम ऐड करेंगे FOH। अब FOH की आपको पूरी एक लिस्टिंग दी हुई है, जिसमें से सॉरी एक गलती हो गई, लेबर कॉस्ट है 4 लाख, जिसमें से लिखा है 50% वॉज इन डायरेक्ट लेबर। तो जो आपकी डायरेक्ट लेबर हुई वो कितनी हुई 2 लाख हुई, तो बाकी की 2 लाख को हम कहाँ डाल देंगे, इनडायरेक्ट लेबर में। और इनडायरेक्ट लेबर फिर आपकी जो लिस्टिंग चलती हुई आ रही है इसी में ऐड हो जाएगा, क्योंकि इनडायरेक्ट लेबर भी FOH है। तो FOH के लिए हमारे पास सबसे पहले तो इनडायरेक्ट लेबर ही है 50% यानी 2 लाख। तो सबसे पहले आपने इनडायरेक्ट लेबर उठा ली 2 लाख। फिर इसके बाद हीट लाइट एंड पावर 1,43,000। फिर इसके बाद डेप्रिसिएशन 56,000। फिर फैक्ट्री टैक्सेस 78,800। इसके बाद 43,000, और फिर इनडायरेक्ट मटेरियल 2,40,000। तो ये आ गया 7,60,800 FOH। ये आपने अपने FOH ऐड कर दिए 7,60,800। अब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा उसको हम क्या नाम देंगे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब आप इन तीनों को ऐड कर लीजिए। अब देखिए बेटा, मैं इस चैप्टर से रिलेटेड कोई नया काम तो कर ही नहीं रहा हूँ, ये सब आप फर्स्ट चैप्टर में सीख चुके हैं। नया काम सिर्फ ये समझाना था। अब इसके बाद इसकी हेल्प से हम वो सब काम कर सकते हैं जो हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था। तो अब आप इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, प्लस 2 लाख प्लस 5,39,200। तो ये आंसर आ गया आपका 15 लाख। इसको हम कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अच्छा, अब इसी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में अगर मैं WIP बिगिनिंग ऐड कर दूं और WIP एंडिंग लेस कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। लेकिन मेरे पास WIP बिगिनिंग तो है नहीं, क्योंकि इन्होंने कहा था कि देयर वर नीदर बिगिनिंग यूनिट्स इन प्रोसेस नॉर फिनिश। तो हमारे पास बिगिनिंग तो नहीं है, जबकि एंडिंग के बारे में भी इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। इसका मतलब क्या है कि नीदर वी हैव वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग नॉर वी हैव वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है यही क्या बन जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर।
चलिए अब इसके बाद नंबर बी पूछता है आपसे टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी, आइए टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला आपके पास मौजूद है, ये लिखिए आपने। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है वही आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी है 15 लाख। फिर आप इसके अंदर दो एक्सपेंसेस ऐड करते हैं, सेलिंग और एडमिन। तो यहाँ पे आपको इन्होंने सेलिंग बताए हैं 77,000 और एडमिनिस्ट्रेटिव बताए हैं 2,50,000। तो ये लिखा आपने एड सेलिंग एक्सपेंस 77,000 और एड जनरल यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 2,50,000। तो ये आपके पास क्या आ गई, टोटल कॉस्ट। प्लस 18,27,000। ओके, इसके बाद सी है यूनिट कॉस्ट। अच्छा, यूनिट कॉस्ट इसमें कैलकुलेट नहीं हो सकती क्योंकि यूनिट कॉस्ट के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमने कितने यूनिट्स की प्रोडक्शन की। तो चूंकि वो प्रोडक्शन यूनिट्स हमें नहीं पता तो यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट नहीं हो सकती, तो उसको छोड़ दीजिए। इसके बाद है प्राइम कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट। तो ये लीजिए, कोई प्राइम कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट भी बड़ी आसान है। ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ। प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, रॉ मटेरियल यूज्ड और वो आपने कितनी निकाली हुई है यहाँ पे 5,39,200। बेटा मैं फिर आपको एक मरतबा एक बात बता रहा हूँ कि इस चार्ट से हम दो चीज़ें मालूम कर सकते हैं, रॉ मटेरियल का यूज़ भी मालूम कर सकते थे और एंडिंग भी मालूम कर सकते थे। हमें इसने कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन मैंने एंडिंग इसलिए मालूम की क्योंकि मुझे यूनिट्स एंडिंग के दिए हुए हैं। अगर मैं रॉ मटेरियल यूज़ कैलकुलेट करता तो मुझे ये तरीकाकार अख्तियार करना नहीं पड़ता, फिर जो आंसर आता वो डायरेक्ट मैं रॉ मटेरियल यूज़ लिख देता। ये मैंने आपको एक मरतबा फिर बता दिया। देन डायरेक्ट लेबर, और डायरेक्ट लेबर जो है वो टोटल लेबर का 50% है और टोटल लेबर 4 लाख है, तो 50% कितना आया इसका 2 लाख। तो कितना बना ये 7,39,200 प्राइम कॉस्ट। एंड द लास्ट इज कन्वर्जन कॉस्ट विच इज ऑल्सो नोन एज प्रोसेसिंग कॉस्ट। और ये जो कन्वर्जन कॉस्ट है इसका फॉर्मूला है डायरेक्ट लेबर which is again 50% of total labor 2 lakh and add FOH। तो FOH का टोटल कितना आया था हमारा 7,60,800। अच्छा, वैसे आप ये भी कर सकते हैं कि ये FOH लिख के वो जो पूरी लिस्टिंग है वो यहाँ पे शो करें, बल्कि मेरा ख्याल है कि अगर आप वो FOH की हेडिंग डाल के वो जितनी लिस्टिंग है इनडायरेक्ट लेबर से लेके इनडायरेक्ट आखिर तक वो पूरी यहाँ पे शो कर दीजिएगा। सही है, मैंने टोटल लिख दिया डायरेक्ट और ये आ गया आपका 9,60,800 कन्वर्जन कॉस्ट। तो बेटा मेरा अपना ख्याल ये है कि आपको इस चैप्टर में बहुत रिलैक्सेशन मिला है और आपको खुश होना चाहिए कि इस चैप्टर की जो आधी चीज़ है वो तो आप पार्ट 1 में सीख चुके हैं, यानी वो इस तरीके से कैलकुलेट करना, और बाकी के जो काम हैं ये चीज़ें ये सब आप चैप्टर नंबर 1 में सीख चुके हैं। तो आपको इस लिहाज से इस चैप्टर में कोई मुश्किल नहीं होगी क्योंकि इसका आधा काम पार्ट 1 जैसा है और आधा काम जो है वो हमारे फर्स्ट चैप्टर जैसा है। तो बेटा मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 करा दिया था, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको असाइनमेंट दिया था, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको अभी कराया। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 फिर असाइनमेंट दे रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह से है। तो एक तो आप अपने क्वेश्चन नंबर 5 को असाइनमेंट लिख लीजिए। फिर इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 मैं पढ़ देता हूँ, अगर आपको समझ में आ जाए तो वेल एंड गुड, वरना मैं करा दूंगा। वैसे आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। द कैप यूजेस पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन। द कंपनी मेड 4 परचेज ऑफ अ पर्टिकुलर मटीरियल। ईच परचेज वॉज फॉर 300 यूनिट्स and the prices paid were ₹7 per unit in the first purchase, 8 in the second,
10 इन द थर्ड एंड 11 पर यूनिट इन द फोर्थ परचेज। यानी वो जो एक क्वेश्चन आपको गिवन होता है ना, जिसके अंदर पहले से टेबल में इन्वेंट्री होती है, फिर परचेज, फिर परचेज, फिर परचेज, फिर परचेज, जैसे कि ये वाला सवाल था, ये इन्होंने आपको एक पैराग्राफ की शक्ल में दे दिया। प्लस इसके अंदर उन्होंने कहा है कि हर परचेज 300 की है, तो आप इसका पहले तो सवाल रीराइट करेंगे, यानी आपने इसको पैराग्राफ से नहीं करना, आपने इसका पहले सवाल बनाना है। अच्छा, जब हम सवाल बनाएंगे तो सवाल के अंदर पहले तो बिगिनिंग इन्वेंट्री आती है, लेकिन बेटा ये ज़रूरी नहीं है कि बिगिनिंग इन्वेंट्री लाजमी हो, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप छोड़ दीजिए, तो उसमें बिगिनिंग इन्वेंट्री नहीं है। फिर आप टेबल में लिखेंगे सबसे पहले 300, डेट नहीं दी हुई, आप खाली बुलेट डाल दीजिएगा 1 2 3 4, तो 300 और रेट आ जाएगा 7। फिर लिखेंगे परचेज 300, रेट आ जाएगा 8। फिर लिखेंगे आप 300, रेट आ जाएगा 10। फिर लिखेंगे आप 300, रेट आ जाएगा 11। तो ये टोटल आपकी कितनी परचेज बनी? 1200, या जो क्वांटिटी बनी वो बनी 1200। आगे कहता है एट ईयर एंड 350 ऑफ दीज यूनिट्स ऑफ मटेरियल रिमेन अनयूज्ड। एट दी एंड आपके 350 यूनिट्स बच गए, तो ये 350 यूनिट्स आपकी एंडिंग इन्वेंट्री हो गई। 1200 टोटल यूनिट्स थे, जिसमें से 350 आपके बच गए। रिकॉर्ड में कहता है कंप्यूट द रॉ मटेरियल यूज्ड। अब उसने एंडिंग इन्वेंट्री नहीं बोली, ये मैंने यहाँ पे एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट की थी, उसने अब बोला है रॉ मटेरियल यूज। तो इसका मतलब है कि अगर टोटल 1200 यूनिट्स थे और 1200 यूनिट्स में से एट दी एंड 350 यूनिट्स हमारे बच गए, तो बेसिकली फिर हमारे यूज़ कितने हुए? 850। 1200 माइनस 350, तो ये आ गया 850। अब आपको 350 की कीमत मालूम नहीं करनी, क्योंकि उसने आपको बाकायदा मेंशन किया है कि आपने अब रॉ मटेरियल यूज़ की कैलकुलेशन करनी है। अब पहले तो जाइए और जाके वहाँ पे जाके देखिए पेज पे कि मैंने रॉ मटेरियल यूज़ की कैलकुलेशन के लिए फार्मूला क्या बताया है। इसमें आपसे उन्होंने बस सिर्फ इतनी बात पूछी है कि फीफो और लीफो से रॉ मटेरियल यूज़ कैलकुलेट करना है। फीफो के मुताबिक ये 850 की कीमत आपने मालूम करनी है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और लीफो के मुताबिक सेम यही 850 की कॉस्ट मालूम करनी है आपने फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 7 6 कर लीजिए, काफ़ी है, 7 भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिलहाल आपको मैंने ये 2 सवाल दिए हैं, एक क्वेश्चन नंबर 5 और एक क्वेश्चन नंबर 7। इंशाल्लाह अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर अब हम कोशिश करेंगे कि हम अपना परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम स्टार्ट करें। तो फ़िलहाल अब आप इसको कीजिए होमवर्क को, इंशाल्लाह अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।